हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसके भाग 2 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन सभी जानते हैं ना। प्रमेयिका या प्रमेय का अर्थ, प्रमेयिका या प्रमेय क्या होती है? प्रमेयिका या प्रमेय क्या होती है बच्चों? ये होते हैं कथन या स्टेटमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कैसे कथन, जो कि सदैव सत्य होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं, किसी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। तो ये जो वाक्य मैंने बोला है ना, ये हमेशा क्या होता है? सत्य होता है। इस वाक्य को हम बोलेंगे कथन, और इस कथन जो सदैव सत्य होते हैं, इनको हम बोलेंगे प्रमेय। तो प्रमेय क्या होते हैं या प्रमेयिका क्या होती है? ऐसे कथन जो सदैव क्या होते हैं? सत्य। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन क्या है, इसे समझिए बच्चों। देखिए, यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तथा a क्या है? बड़ा है b से। जो बड़ा है दोनों में से, उसको हम a बोलते हैं, छोटे वाले को क्या बोलेंगे? b। तब इस बड़े वाले पूर्णांक a को लिख सकते हैं bq प्लस r के रूप में। बड़े वाले पूर्णांक को लिख सकते हैं bq प्लस r के रूप में, जहां q तथा r क्या है बच्चों? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं हम सभी जानते हैं। पूर्णांक किसको बोलेंगे? 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 इत्यादि। और इनमें से किसकी बात हो रही है? धनात्मक पूर्णांकों की। किनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक? 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ये सभी क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक है। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? धनात्मक पूर्णांक होती हैं। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है बच्चों। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है, इनमें से कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, a और b। a बड़ा पूर्णांक है, b क्या है? छोटा पूर्णांक है। तो इनके लिए हम दो पूर्ण संख्याएं q और r इस तरीके से पता कर सकते हैं कि a इक्वल टू क्या रहे? a इक्वल टू रहे bq प्लस r। a इक्वल टू क्या रहे? bq प्लस r रहे बच्चों। उदाहरण के लिए देखिए, एक संख्या आपके पास है 10, एक संख्या आपके पास है 3। क्या ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है? बिल्कुल धनात्मक पूर्णांक है। तो इनमें से बड़ी संख्या को हम कह देंगे a, बड़ी संख्या को कह देंगे a, छोटी संख्या को हम कह देंगे b। तो इस बड़ी संख्या को हम लिख सकते हैं छोटी संख्या गुणा q प्लस r। यहाँ q का मान आ जाएगा 3 और r का मान आ जाएगा 1। देखिए, 3 तिया 9 और 1 10। तो 10 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 3 प्लस 1 के रूप में। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, जिनमें से a बड़ा पूर्णांक है, तो a को लिखा जा सकता है bq प्लस r के रूप में। एक और उदाहरण ले लीजिए। अगर 4 और 35 है, तो बताइए a किसको मानेंगे और b किसको मानेंगे? बिल्कुल बड़ी संख्या को हम मानेंगे a, अर्थात 35। छोटी संख्या 4 को हम मानेंगे b। और हम 35 को लिख सकते हैं 4 गुणा 8 प्लस 3 bq प्लस r के रूप में, bq प्लस r के रूप में। अब इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, उसे भी समझिए। दो ट्रिक हैं। एक बचपन वाली क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये ही बच्चों, यही जो लाइन है, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ जो a है, a को हम बोलते हैं भाज्य, ये जो भाजक है वो होता है b, ये भागफल हो गया q और ये शेषफल हो गया r। a इक्वल टू b गुणा q प्लस r। अभी मैंने आपको यही तो बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, बचपन से हमें पता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी का नाम आज हमने सीख लिया है। क्या है इस प्रमेय का नाम? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्रम याद रखने की क्या ट्रिक है? क्रम याद रखने की ट्रिक है, अरे बेटा क्यों रोते हो? a से अरे, बेटा से b, q से q और रोते हो से r। a इक्वल टू bq प्लस r बन गया ना। तो याद रखने में भी कोई परेशानी नहीं है, और समझ में तो आसानी से आ ही जाएगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाएंगे तो एक भागफल और एक शेषफल आएगा। अब इसको भी समझिए।
यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक r जो है 0 से लेकर कहाँ तक होता है, b तक। किसी संख्या a में जब आप b का भाग लगाते हो तो b से अधिक या b के बराबर कभी भी शेषफल नहीं बचता है। शेषफल 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से बड़ा नहीं होता है। इसीलिए लिखा जाता है कि 0 से लेकर b तक r की वैल्यू अर्थात शेषफल की वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के क्या अनुप्रयोग हैं, अब हम उन्हें सीखते हैं बच्चों। देखिए, दो मुख्य अनुप्रयोग हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के। एक तो है महत्तम समापवर्तक अर्थात मैसे ज्ञात करना। दूसरा है किसी पूर्णांक को BQ प्लस R के रूप में व्यक्त करना। एक एक को मैं आपको समझाऊंगा उदाहरण के माध्यम से बच्चों। देखिए किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके HCF ज्ञात करते हैं, उसे समझते हैं। पहले अनुप्रयोग को HCF ज्ञात करने की विधि को क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ इस शब्द पे ध्यान दें, एल्गोरिथम। ये जो शब्द है ना बच्चों, एल्गोरिथम, इसका मतलब होता है प्रोसेस या प्रक्रिया, एक ही क्रिया को बार बार दोहरा कर हल तक पहुँचना। एल्गोरिथम क्या है, एक ही क्रिया को बार बार दोहरा कर हल तक पहुंचना एल्गोरिथम कहलाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार उपयोग करके हल तक पहुंचना अर्थात HCF ज्ञात करना हमारा क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 1, इसमें आपसे क्या कहा गया है, 4052 और 12576 का HCF महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। HCF तो आपको ज्ञात करना है, लेकिन किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो पहले हम लिखते हैं हल में, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, उसी का प्रयोग करके हल तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप किस तरीके से देंगे अपनी कार्यपुस्तिका में, उसको समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि A तथा B कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा A जो है बड़ा है B से, तब A इक्वल टू होता है BQ प्लस R, जहाँ बच्चों R का मान 0 से लेकर कहाँ तक होता है, B तक होता है। तो अब देखिए स्थिति 1 या स्टेप फर्स्ट, चरण 1, क्या लिख दीजिए, चरण 1। सबसे पहले जब आप प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का HCF ज्ञात करने में, तो एक बड़ी संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या को तो आप A मान लें 12576 को, तथा छोटी संख्या जो कि है 4052 इसको मान ले B। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो कि आपको अभी मैंने बताया क्या है, A बड़ा है B से, तो A को BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। तो BQ प्लस R के रूप में लिख दीजिए A अर्थात 12576 बराबर B 4052 Q प्लस R। अब ये Q और R के मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको देखिए बच्चों।
बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या है 12,576, उसमें छोटी संख्या 4,052 का भाग लगा दीजिए। 3 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। घटा लीजिए, क्या बचा, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो 420 शेषफल आ गया और भागफल कितना आ गया 3। ये जो भागफल है इसी को बोलते हैं Q और शेषफल को बोलते हैं R। अब देखिए चरण 1 में आपने क्या किया है उसे समझिए। बड़ी संख्या को A माना, छोटी संख्या को B माना, A को BQ प्लस R के रूप में लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। फिर देखिए चरण 2, चरण 2 में आपको क्या करना है, चरण 2 इसमें आपको मानना है A बराबर वापस से A और वापस से B, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एल्गोरिथम शब्द का अर्थ क्या है, एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बार बार दोहरा कर हल तक पहुंचना, एचसीएफ ज्ञात करना ही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब A और B को कैसे मानेंगे, जो पहले वाले चरण में B था, जो पहले वाले चरण में B था वो अगले चरण में A हो जाएगा, अर्थात A तो 4,052 और जो शेषफल आया था वो आपके पास क्या हो जाएगा B। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A इक्वल टू B Q, Q कितना बच्चों 9 प्लस R कितना आ जाएगा, देखिए भाग लगाइए, भाग लगाइए किस में, 420 का भाग लगाइए 4,052 में, तो लगभग 9 बार जाएगा। भाग लगा के देखिए बच्चों, 0 आ जाएगा, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, घटा लीजिए 2, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, तो R का मान आ जाएगा 272। कितना आ जाएगा 272। ठीक है, जब तक R का मान 0 नहीं आएगा तब तक चरण चलते रहेंगे, एक स्टेप के बाद में दूसरी स्टेप आप करते रहेंगे। तो अब कौन सा चरण, तीसरा चरण लिखिए, चरण संख्या 3। इसमें क्या करेंगे हम मानेंगे वापस से A तथा B। बताइए बच्चों A तो क्या रहेगा, इससे पहले वाले चरण का B, और एक B की वैल्यू क्या रहेगी, पहले वाले चरण में जो B था वो तो अब A हो गया, और B का मान जो रहेगा वो पहले वाले चरण का R। यही मैंने चरण 2 में भी किया था, वही काम चरण 3 में कर रहा हूँ। एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहरा रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करूँगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बन जाएगा। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेय से A इक्वल टू B Q प्लस R। Q और R के मान मैंने अभी आपको ज्ञात करने सिखाए। 272 का भाग लगा दीजिए 420 में, एक बार चला जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा बच्चों, 148 शेषफल बच जाएगा। अभी भी R का मान 0 नहीं आया। चरण कब तक चलेंगे, जब तक के R के मान 0 नहीं आ जाए। अभी भी नहीं आया तो अगले चरण में चलिए, चरण संख्या 4 स्टेप 4। यहाँ पर माना A बराबर, क्या मानेंगे A, इससे पहले वाले चरण का B, पहले वाले चरण का B 272 अब हो गया A, तथा B क्या होगा, इससे पहले वाले चरण का शेषफल अर्थात 148। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A अर्थात 272 इक्वल टू B Q प्लस R।
148 का भाग लगाइए, 148 का भाग लगाइए 272 में, एक बार ही जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा? 124। क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया। तो अगले चरण में चलिए, चरण 4 तक हो गया है। चरण 5, चरण संख्या 5, बताइए क्या लिखूं? माना a बराबर कितना? इससे पहले वाली स्टेप का b अर्थात 148 तथा b बराबर चरण 5 में b लिखना है तो चरण 4 का रिमाइंडर, चरण 4 का शेषफल 124। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो जब आप 124 का भाग लगाएंगे 148 में तो एक बार ही भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 24। अभी शेषफल 0 नहीं आया तो चरण संख्या 6, माना, बोलिए बच्चों, a बराबर तो क्या? इससे पहले वाले चरण का b अर्थात 124 तथा b बराबर क्या? इसके पहले वाले चरण का शेषफल अर्थात 24। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 24 का पाड़ा बोलिए 5 बार, 24 पंजे 120, शेषफल कितना बच गया? 4। क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया। तो अगले चरण में चलेंगे बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है। आपकी पाठ्य पुस्तक का सिर्फ यही एक सवाल है जिसमें आप चरण संख्या 7 तक पहुंचेंगे, बाकी आप 4 या 5 चरण के अंतर्गत ही क्या निकालेंगे बच्चों? एचसीएफ निकाल लेंगे। ये उदाहरण इसलिए दिया गया है इतना बड़ा आपकी पाठ्य पुस्तक में, ताकि आप इस विधि को अच्छे से समझ पाएँ। विधि क्या है? जो संख्याएं आपको जिनका एचसीएफ निकालना है उनमें से बड़ी संख्या को a मानेंगे, छोटी संख्या को b मानेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगा के q और r निकाल लेंगे। r 0 आता है तब क्या होगा उसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर बाद में करने वाले हैं। r 0 नहीं आता है तो अगले चरण में चलेंगे। अगले चरण का जो a होगा वो इससे पूर्व चरण के b का मान होगा, और इस चरण में जो b का मान होगा वो क्या होगा? इसके पूर्व चरण का r का मान अर्थात शेषफल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक चरण 6 तक हमने वही प्रक्रिया की है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके a को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते आए हैं। अब चलते हैं चरण संख्या 7 में, और ये बच्चों हमारा अंतिम चरण है। लिखेंगे माना a बराबर तो कितना? बोलिए, पहले वाले चरण में जाइए, b से a का मान ले आइए तो ये हो जाएगा 24 तथा b बराबर जो शेषफल बचा हुआ था वो। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस चरण में आपको मिल गया है शेषफल 0। जिस चरण में शेषफल आपको 0 मिले, चाहे वो पहला ही चरण क्यों न हो, जिस चरण में शेषफल 0 मिले उस चरण में जो b का मान होगा वही होगा अभिष्ट HCF, क्योंकि r बराबर 0। अतः अभिष्ट HCF बराबर 4। अभिष्ट HCF बराबर कितना बच्चों? 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो संख्याओं का HCF किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? देखिए बच्चों, जो दो संख्याएं दी गई है, सर्वप्रथम आप स्टेटमेंट लिख देंगे, कथन लिख देंगे, फिर चरण 1 में बड़ी संख्या को 1 और छोटी संख्या को b मानेंगे। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। q और r के मान कैसे पता करते हैं? भाग लगा के। अगर शेषफल 0 आता है तो b ही क्या होगा? HCF होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो अगले चरण में चलेंगे। अगले चरण में a का मान तो क्या होगा?
चरण 2 में ए का मान क्या होगा, चरण 1 में जो बी का मान था वह है, और चरण 2 में बी का मान क्या होगा, चरण 1 में जो शेषफल था वह है। इसी प्रक्रिया को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें आर का मान 0 न मिल जाए। जब हमें आर का मान 0 मिलेगा उसी चरण का बी हमारा क्या होगा, अभिष्ट HCF होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये पहला अनुप्रयोग HCF आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप पुनः प्रयास करेंगे, पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं, प्रश्न और उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, आप उनको हल करेंगे और अपने इस कंसेप्ट को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग करके HCF ज्ञात करने का जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है उसको दोहराएंगे। अब आते हैं हम हमारे द्वितीय अनुप्रयोग पर क्या था, किसी भी पूर्णांक को BQ प्लस R के रूप में लिखना। तो हमारे पास एक A होता है, एक B होता है। A बड़ी संख्या होती है, B छोटी संख्या होती है। हम A को किसके रूप में लिखते हैं, BQ प्लस R के रूप में। A और B दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक। तो किसी पूर्णांक को BQ प्लस R के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, इस पर कैसे प्रश्न बनेंगे, इनकी चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 2, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। दूसरे अनुप्रयोग पर देखिए लिखा गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 गुणा Q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस के रूप का होता है, जहां Q कोई क्या है, पूर्णांक। अर्थात आपको दिखाना है कि कोई भी जो पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक, अगर वो सम है तो 2 गुणा Q के रूप का होगा, अगर वो विषम है तो 2 गुणा Q प्लस 1 के रूप का होगा। कैसे दिखाएंगे, देखिए इस प्रकार के सभी प्रश्नों में जो आपका प्रथम डायलॉग होगा या जो पहली लाइन आपको लिखनी है वो क्या है उसको समझिए। लिखेंगे माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। माना A क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक। अब अगर ये सम है तो हमें सिद्ध करना है कि ये 2 गुणा Q के रूप का होगा। एक विषम है तो फिर ये किस रूप का होगा, 2Q प्लस 1 के रूप का। अब ध्यान से देखिए बच्चों, A को क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस R। आपसे बोला गया है A को 2Q या 2Q प्लस 1। ये तो किस स्थिति में, सम, ये किस स्थिति में, विषम। ये सिद्ध करना है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको B का मान 2 नज़र आ रहा है। तो पहली लाइन में आप क्या लिखेंगे, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर 2। ये आप प्रश्न में देखेंगे और ध्यान से सोचेंगे कि B का मान क्या लेना चाहिए ताकि ये रूप बने। तो 2Q प्लस 1 के रूप का बने या 2Q का रूप का बने, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B का मान 2 मानना पड़ेगा। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या प्रमेय से हम जानते हैं कि A तथा B कोई धनात्मक पूर्णांक हैं, तब A को लिखा जाता है BQ प्लस R के रूप में, जहां R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। R का मान 0 से B तक होता है, ये जानते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अतः R बराबर 0 या 1। क्यों, क्योंकि B का मान कितना है, B का मान है 2। याद कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब मैंने आपको बताई तब मैंने आपसे कहा था Q तथा R क्या है, पूर्ण संख्याएं। अगर B का मान 2 है तो 2 से छोटी पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 0 या 1। तो अगर B का मान आप 2 ले रहे हो, A कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से A को BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। R का मान 0 से लगाकर कहाँ तक होगा, B तक होगा, 0 या 1 होगा बच्चों। अब देखिए स्थिति 1,
अब स्थिति 1, यदि r बराबर 0 है तब a इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस 0। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यू प्लस r की जगह 0 है, b की जगह 2 है, तो a इक्वल टू 2q प्लस 0। यहाँ से a इक्वल टू हो गया 2 गुणा q, अर्थात सम संख्या। क्योंकि बच्चों 2 से किसी को भी गुणा करोगे सम संख्या आएगी, 2 को किसी भी पूर्णांक से गुणा करोगे तो आपको एक सम संख्या मिलेगी। स्थिति 2 की चर्चा कीजिए। स्थिति 2, हो सकता है कि r का मान 0 न रहे, 1 भी तो रह सकता है। तो स्थिति 2 में हम लिखेंगे यदि r बराबर 1 है तब a इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, 2 गुणा क्यू प्लस 1। क्या इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 उभयनिष्ठ आ रहा है? क्या ये 2 गुणा कुछ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2 गुणा पूर्णांक प्लस 1, अर्थात सम संख्या प्लस 1, जिसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। इसको हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। क्योंकि सम संख्या में 1 जोड़ने पर हमारे पास हमेशा क्या आती है? विषम संख्या। जहां q क्या है बच्चों? कोई पूर्णांक। तो दोनों ही स्थितियों में अगर हम देखें, r के मान की सभी स्थितियों में अगर हम देखें तो a 2 गुणा q के रूप का होगा या 2q प्लस 1 का रूप का होगा। 2 गुणा q के रूप का है तो सम संख्या होगी, 2q प्लस 1 के रूप का है तो विषम संख्या होगी। अतः हम लिख देंगे किसी भी समधनात्मक पूर्णांक का रूप, समधनात्मक पूर्णांक को 2q तथा विषम धनात्मक पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यही हमें दर्शाना था। इति सिद्धम हैंस प्रूफ। हमसे कहा गया था कि दर्शाइए कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक है तो 2q के रूप का होता है, विषम होता है तो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने किसी भी धनात्मक पूर्णांक की बात की, a की। अगर a एक धनात्मक पूर्णांक है और b का मान आप 2 लेते हैं तो a को bq प्लस r अर्थात 2q प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर आप b का मान 2 ले रहे हो तो r का मान 0 या 1 ही होगा, क्योंकि r का मान b से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है। तो r के लिए 2 केस हैं। प्रत्येक स्थिति में हमने देखा तो a का रूप या तो 2q का है या 2q प्लस 1 के रूप का है। जब 2q का रूप है तो a क्या है? सम है, और 2q प्लस 1 का रूप का है तो a क्या है? विषम है। तो a अगर सम धनात्मक पूर्णांक है तो 2q के रूप का होगा, और विषम धनात्मक पूर्णांक है तो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात? अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण संख्या 3। यहाँ आपसे कहा गया है कि दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? पूर्णांक। अब ध्यान देंगे तो आपको मिल जाएगा b की जगह 4, और आप हल में मान भी लेंगे। क्या मान लेंगे? माना a एक या कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4। अतः यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेय से r का मान 0, 1, 2 या क्या रहेगा बच्चों 3, क्योंकि r का मान 0 से b तक होता है, b नहीं होता। 4 का भाग लगाएंगे तो 0 से बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है या 3। अब प्रत्येक स्थिति में देखिए, स्थिति एक यदि r का मान क्या रहे 0 है तब a बराबर होगा 4q प्लस 0, a बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2q, ठीक है। जहाँ q क्या है, जहाँ q बराबर है पूर्णांक, तो किसी पूर्णांक को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सम, तो ये तो क्या आ गया सम संख्या। अगर r का मान 0 है तो a क्या है सम पूर्णांक है। अगर r का मान 0 है तो a क्या होगा सम पूर्णांक, क्योंकि इसको हम 2 गुणा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। फिर देखिए स्थिति 2, यदि r बराबर क्या रहे, यदि r बराबर 0 देख लिया, अब 1 देखो है, तब a इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 1। क्या इसको 2 गुणा कुछ पूर्णांक लिखा जा सकता है, नहीं ना, पूरे में से 2 उभयनिष्ठ नहीं ले सकते, इसमें से 2 उभयनिष्ठ नहीं ले सकते, इसलिए ये क्या है विषम संख्या है, ये है विषम संख्या। तो r का मान अगर 1 है तब जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो कैसा होगा विषम। फिर देखिए स्थिति 3, यहाँ पर देखिए यदि r बराबर 2 है तब a हो जाएगा 4q प्लस 2, a हो जाएगा 2 उभयनिष्ठ लेने के बाद में 2q प्लस 1, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक, यहाँ भी लिख दीजिएगा बच्चों जहाँ q बराबर पूर्णांक है ना, सब में लिखते चलिएगा प्रत्येक स्थिति में जहाँ q पूर्णांक है। तो किसी भी पूर्णांक को 2 से गुणा करेंगे सम संख्या आएगी, उसमें 1 जोड़ेंगे विषम संख्या आएगी, उस विषम संख्या को वापस 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगी सम संख्या, तो ये क्या हो गई सम संख्या। तो अगर आप b का मान 4 लें और r का मान 2 लें तो a जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है वो क्या होगा सम संख्या होगी। फिर देखिए स्थिति संख्या 4, यहाँ पर यदि r बराबर कितना लें 3 लें तब बच्चों a इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 3। अब इसमें से आप 2 उभयनिष्ठ नहीं ले सकते, यहाँ लिख दीजिए जहाँ q बराबर है पूर्णांक, जहाँ क्या है q पूर्णांक है, तो 4 गुणा पूर्णांक प्लस 3 क्या होगी विषम संख्या होगी। कैसी होगी विषम संख्या। तो देखिए बच्चों अब इस बात को समझिएगा कि a कोई पूर्णांक है, b का मान 4 लेते हो तो r का मान 0, 1, 2 या 3 होगा। फिर r का मान 0 है तो a आपको सम संख्या मिलती है, r का मान 2 है तो भी a आपको क्या मिलती है सम संख्या। विषम संख्या किस किस स्थिति में मिलती है, r का मान 1 या 3 होने पर, तो हम लिख देंगे। अतः स्पष्ट है कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होता है 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 होता है। r का मान 1 या 3 ही हो सकता है, 2 या 0 नहीं हो सकता अगर विषम है तो, क्योंकि उस स्थिति में फिर सम संख्या बनती है। यह आपको दर्शाना था, इस प्रकार से करेंगे। ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने उदाहरण संख्या 1 की, इस प्रकार से हम कर सकते हैं a को bq प्लस r के रूप में व्यक्त। तो अगर आपको दिखाया जाए प्रश्न के अंदर कि इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं या इस रूप का होता है ऐसा दिखाइए, तो अब आप किसका प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दिखाएंगे।
R के जितने मान होंगे उतनी स्थितियां बनेगी। हर एक स्थिति में आपको देखना है क्या सम है या विषम है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि विषम किस किस स्थिति में है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक शाब्दिक प्रॉब्लम करेंगे, एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 4। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फियां और 130 क्या हैं, बादाम बर्फियां हैं। 420 तो काजू बर्फियां हैं और 120 बादाम बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, उसके पास 2 तरीके की बर्फियां हैं, वो इस परात में रखना चाहती है और कम से कम जगह में रखना चाहती है। तो आप ये समझ जाएंगे क्या, कम से कम जगह का मतलब है एक बर्फी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी रखना। भाई अगर ढेरी ऊंची बनेगी, जितनी ऊंची बनेगी उतनी कम जगह घेरेगी ना, उतनी कम ढेरियां बनानी पड़ेगी, उतनी कम जगह। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा बर्फियां जमानी हैं। लेकिन फिर शर्त क्या है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहनी चाहिए, यानी कि जितनी बर्फियां बादाम बर्फियां हैं एक ढेरी में उतनी ही काजू बर्फियां भी हों। जैसे कि अगर आप कहें कि मैं 2 ही ढेरी बनाऊंगा, 420 बर्फियां और 130 बर्फियां, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर बराबर संख्या में नहीं है। तो ऐसी अधिक से अधिक संख्या आपको पता करनी पड़ेगी जो 420 और 130 दोनों को विभाजित करे। अर्थात आपको 420 और 130 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करना पड़ेगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड, और सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, वो होता है उनका HCF, वो होता है उनका HCF। तो हम लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे हल में, क्योंकि मिठाई विक्रेता चाहती है कि परात में न्यूनतम स्थान घेरे तथा प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या हो जाएगी, बर्फियों की संख्या सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा किसका, 420 और 130 का। HCF कैसे ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बड़ी संख्या चरण 1 बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या गुणा Q प्लस R, कितना बच जाएगा, शेषफल 30। देखिए 13 3 39 390, 390 घटाएंगे 30 शेषफल बच जाएगा। शेषफल 0 नहीं आया तो चरण 2 में A हो जाएगा 130 बराबर B हो जाएगा 30, Q कितना 4 प्लस शेषफल कितना 10। 30 का भाग लगाएंगे 130 में, 4 बार जाएगा 10 शेषफल बच जाएगा। अभी भी R 0 नहीं आया तो चरण 3 में A इक्वल टू B Q प्लस R कितना है 0, क्योंकि R बराबर 0 आ गया, अतः HCF 420 और 130 का कितना आ गया बच्चों,
10। कितना आ जाएगा 10। अतः अभिष्ट संख्या ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। लिख देंगे बच्चों, अतः बर्फियों की अभिष्ट संख्या बराबर 10। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय और इसके अनुप्रयोग। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।